बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, जिस माशरे में आज़ादी इजहार राय नहीं होती, बहस मुबासा नहीं होता और इत्तलात की फराहमी नहीं होती, वैसे माशरे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर इत्तलात की फराहमी ना हो तो फिर क्यास जन्म लेता है, अफवाहें जन्म लेती हैं, और अफवाहें जब जन्म लेती हैं तो फिर उससे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर रियासत के अंदर रियासत ने आगे बढ़ना है, रियासत ने तरक्की करनी है और एक जमहूरी माशरे ने आगे बढ़ के जमहूरियत की खिदमत करनी है, तो उसके लिए एक आज़ाद मीडिया का क़याम अशद ज़रूरी होता है। न जाने किसने ये बात सोची और किसके ख्याल में ये बात आई कि पाकिस्तान में जो मीडिया आज़ाद है, इसकी आज़ादी को किसी न तरीके से दबा दिया जाए। और जो इस दौर से आज पाकिस्तानी मीडिया गुजर रहा है, पिछले 70 सालों में इस अंदाज से पाकिस्तान का मीडिया कभी नहीं गुजरा। जो दबाव आज मीडिया के ऊपर है और जिन मुश्किलात का मीडिया आज शिकार है, 70 सालों में शायद ऐसा दौर कभी नहीं आया। माशी बदहाली की ये हालत है कि हर रोज़ कारकुन बेरोज़गार होते हैं, दफातर से लोग निकाले जाते हैं, और वो लोग जो 40-40 साल से मुख्तलिफ इदारों के साथ वाबस्ता रहे, चंद हज़ार तनख्वाह लेने वाले भी अपनी मुलाजमतों से रुखसत किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर साफ़ी सरापा एहतजाज हैं, और एहतजाज भी इस हद तक बढ़ चुका है कि इस्लामाबाद का प्रेस क्लब हो, कराची का प्रेस क्लब हो, या मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के अंदर या मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर मीडिया के उन माइक्स को, उन टीवी चैनल्स के माइक्स को उठा दिया जाता है जहां के वर्कर्स तनख्वाहों के लिए या जबरी बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत आई कैसे? आखिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मीडिया ही इस कदर बहरान का शिकार हुआ? अगरचे मईशत की बुरी हालत होने के बावजूद बहुत से इदारे माशी बुरहान का शिकार हैं, लेकिन जिस बहरान से मीडिया जिसका शिकार है, शायद उसकी मिसाल कम ही मिलती है। तनख्वाहें बर वक्त ना मिलने की वजह से और जबरी बरतरफियों की वजह से कई लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। इस पर लिखा भी जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, उन कारकुनों की कोई दादरसी करने वाला नहीं है। हुक्मरानों के पास जाएं तो वो ये कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, हम क्या करें? आज़ाद मीडिया को अपने लिए वसाइल खुद पैदा करना है। हुकूमत के साथ साथ सियासी रहनुमाओं के पास जाएं तो वो कहते हैं कि हुकूमत का काम है कि इस वक्त डूबते हुए मीडिया को सहारा देना, क्योंकि अगर कोई भी इदारा जब मुश्किलात का शिकार होता है तो हुकूमत की तरफ से उसकी सपोर्ट ज़रूर की जाती है। अगर कोई ताजर मुश्किलात का शिकार हो तो उन्हें रिलीफ दिया जाता है, एक्सपोर्टर मुश्किलात का शिकार हो तो उनके लिए मुख्तलिफ रिलीफ दिए जाते हैं, उनके लिए रिफंड में इजाफा किया जाता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई जाती हैं ताकि कारोबारी तबकात वहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकें, वहाँ पर अपने लिए नए इदारे बना सकें, ताकि वो अपने इस माशी बहरान से निकल आएँ। लेकिन न जाने इतने माह गुजर चुके, मौजूदा तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत जो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की ताकत पर आई, मीडिया के जोर पर हुकूमत में आई, उनको इस बात का एहसास तक नहीं है कि आज मीडिया कारकुनों के साथ क्या बीत रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कारकुन खुशी का इजहार करते हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर, और ये कहते हैं कि माजी के हुक्मरानों ने मीडिया को बहुत ओबलाइज किया था, अब शायद उनकी रोज़ी बंद हुई है, इसलिए वो चीख और चिल्ला रहे हैं। वो इस हकीकत से आशना नहीं है कि किसी भी हुकूमत के लिए मीडिया सबसे मुश्किल तरीन एक ऐसा इदारा होता है जिससे वो हमेशा से घबराते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हुक्मरान खा मुस्लिम लीग नवाज से हों, खा पीपल्स पार्टी से हों, खा तहरीक इंसाफ से हों, ये बात सुनना नहीं चाहते कि जो बात उनके खिलाफ की जाती है उन्हें पसंद नहीं आती। हुक्मरान हर सूरत में, हुक्मरान हो, इदारे हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, सब ये समझते हैं कि ऐसी बातें की जाएँ जिससे उनकी तारीफ की हर तरफ से पजीराई मिलती हो। लेकिन जब आप तनकीद करते हैं तो हुकूमत ये समझती है कि शायद मीडिया उनके खिलाफ बात कर रहा है। हालांकि मीडिया का काम ही उन चीज़ों की निशानदेही करना है, अवामी मसाइल को उजागर करना है और उन बातों को सामने लेके आना है जिसके नतीजे में हुक्मरानों के लिए ये आसान हो कि वो पॉलिसियाँ भी बना सकें और अवाम के मसाइल हल भी कर सकें। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल का हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीडिया के इस बहरान का जिम्मेदार है कौन? क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत
इस नतीजे पे मीडिया को पहुंचाया गया है कि मीडिया का गला ही घोंट दिया जाए, जिसके नतीजे में आज़ादी इजहार राय की बात किस्सा पारी ना बन जाए, कोई खुलकर बात ना कर सके, बहस मुबासा ना हो सके, डायलॉग ना हो सके। और जब डायलॉग नहीं होगा तो फिर ऐसी सोसाइटी जन्म लेती है जिसमें कहा जाता है कि फिर हर तरफ क्यास ही क्यास होता है। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे और साथ साथ ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुकूमत की जिम्मेदारी अगर तमाम बाकी इदारों को मुश्किल हालात में निकालने के लिए कुछ ना कुछ होती है, तो मीडिया के हवाले से उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? मीडिया को तनहा क्यों छोड़ दिया गया है कि कारकुन बेरोजगार होते रहें, नौकरियां उनकी जाती रहें, उनके चूल्हे ठंडे होते रहें, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला ना हो? इदारों के मालकान से बात की जाती है, वो कहते हैं कि हालात मुल्क के इस किस्म के हैं, इस वक्त माशी बहरान है, जिसके नतीजे में तनख्वाहें बर वक्त देना या तनख्वाहें देना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि वो इदारे जो पिछले 70 साल से, पिछले 40 साल से मुख्तलिफ अदवार में पैसे कमाते रहे, अगर आज मुश्किल वक्त उन पर आन पड़ा है तो वो क्यों इस मुश्किल वक्त में अपने कारकुन साथियों के साथ खड़े नहीं होते? इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। मेरे साथ आज 3 जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, ओहदेदार भी हैं, साथी तंजीमों के, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। उसके साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन को भी सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि ये जान सकें कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जा सकती है। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब, कन्वीनर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, कि जो साफ़ियों की बरतरफी और तनख्वाहों में ताख़ीर के हवाले से बनाई गई है। उसके साथ साथ कराची में मेरे साथ मौजूद हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर फ़हीम सिद्दीकी साहब, जो मेंबर भी हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के। उसके साथ साथ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर शकील करार साहब भी मेरे साथ मौजूद है। शकील करार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मैं शकील करार साहब आपसे करना चाहूँगा। पिछले कई रोज़ से पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल होती हैं कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, खा हुकूमत से हों खा अपोजिशन से, मुख्तलिफ चैनल्स के माइक उठा लिए जाते हैं। एक ऐसी बहरानी कैफियत है, क्या आप समझते हैं इस हालात से निकला कैसे जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जा सकती है? शुक्रिया मलिक साहब, बड़ा अहम इशू था इस वक्त मीडिया का जो आपने इसको उठाया और प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से माइक उठाने का आगाज़ किया था बतौर एहतजाज कि वो अदारे जो अपने कारकुनों को जबरी बरतरफ कर रहे हैं और जो तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, बकायात नहीं दे रहे हैं, तो ये अब इसका आगाज़ हमने प्रेस क्लब से किया तो पूरे शहर में अब फैल चुका है और उसके बड़े अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। हमारा मकसद यही था कि हम मालकान पर दबाव आए तो वो कारकुनों की जबरी बरतरफियाँ रोके, बकायात अदा करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? मालकान कहते हैं, उनका मौक़िफ़ है कि उनको इश्तहारात नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, बुरहानी कैफियत है। हम ये कहते हैं कि अगर आप हमें बता दें कि माजी को चलो छोड़ दें, आप हमें बता दें कि माहाना आपके एक दफ्तर का खर्च कितना है और उसी दफ्तर से आप कितना कमा रहे हैं, ताकि सूरत सामने आ जाए। अब ज़ुबानी हम कौन यकीन करेगा कि आप किसी बुरहानी कैफियत का शिकार है? हमें बताया जाए ना कि एक दफ्तर में आपके ब्यूरो ऑफिस में कितने एम्प्लॉइज़ हैं, कितने अखराजात हैं और आमदन कितनी है, तो फिर हम मानेंगे। ज़ुबानी बात पर हम यकीन नहीं कर सकते कोई बुरहान है। क्यों कि हुकूमत कहती है कि जो पिछले अदवार में जो दौर हुकूमत में 5 अरब रुपए के इशार जारी हुए थे, उसमें से जो 2 अरब के तकरीबन रकम है वो फेक है, यानी कि जो बिलिंग हुई है वो फेक बिलिंग हुई है, हुकूमत ने वो रकम रोकी हुई है। जबकि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने गैर सियासी जो इश्तहारात का सिलसिला था वो रोका नहीं है, वो जारी है, वो इसी तरह जारी है। उसकी पेमेंट का मसला भी जो है वो चल रहा है। शकील करार साहब, अगर फेक एडवर्टीजमेंट थी, उसकी जिम्मेदारी तो उन अफसरान पर भी होनी चाहिए इन्होंने ये जारी किए। अगर वो अखबार में इश्तिहार नहीं छपे, अगर टीवी चैनल पर नहीं चले, तो वो लोग काबिल गिरफ्त होने चाहिए, उन्होंने इश्तिहारात जारी किए थे। लेकिन इससे अगर बिल रोक लेना, जो अदायगी है वो रोक लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, हुकूमत अपना मौक़िफ़ वादा कर रही है, उसको आपको खुद डिफेंड करे कि मैं तो अपने कारकुनों की बात करूंगा। मैं तो हुकूमत का मौक़िफ़ इसलिए पेश किया ताकि सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए कि हुकूमत क्या कह रही है, मालकान क्या कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि कारकुनों को आप फारिग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें बताया जाए आपकी आमदन क्या है, अखराजात क्या है, और इतने अरसे में पिछले 5 साल में जो आपने जो कमाया है वो कहाँ पर लगाया है? क्या आपने कैमरा मैन की इंश्योरेंस की है? नहीं, कैमरे की इंश्योरेंस हुई हुई है, 2.5-3 लाख का कैमरा, उसकी वो इंश्योर्ड है। जो कैमरा मैन है वो इंश्योर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कितने इक्विपमेंट खरीदे, कितनी DSNG खरीदी, कितने आपको एक्सटेंड किया आपने अपने नेटवर्क को?
ये वो सवालात हैं जो बार बार पूछ रहे हैं, कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा मालकान की तरफ से। मेरा सब बड़ा आम पॉइंट नुकता है कि आप एक रिपोर्टर, कैमरामैन और फोटोग्राफर को आप एक दायरे में रखते हैं, मरात में, तनख्वाहों में। इसी तरह जो एंकर्स हैं उनको भी फिक्स कर दे ना, कैटेगरीज कर दे, ABCD, 2 लाख से लेकर 10 लाख तक दे, 20 लाख तक दे, फिक्स कर दे। यहाँ तो पता ही कुछ नहीं है। 20 लाख, 50 लाख रुपए, 80 लाख रुपए तक। मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ। ये बात की जा रही है कि अगर मालकान कहते हैं जी कि खसारा है, वो खसारा यकीनी बात, अगर एक इदारा खसारे में है, उसका खसारा अगर बढ़ गया है मैशत की खराबी की वजह से, उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल काम है, तो कैसे रिटेन कर पाएगा साफ़ियों को। लेकिन साफ़ियों का मसला ये, अगर उनको बेरोज़गार किया जाए, नौकरियों से निकाला जाए, तनख्वाहों में कमी की जाए, उस पर एहतजाज भी होता है। ये दोनों सूरतों कैसे जा सकते हैं इनके साथ? शुक्रिया मलिक रुसला साहब। पहली बात तो ये कि ये बड़ा अहम, आपने पहले अपने इब्तदाई में जो बात की बड़ी अहम थी कि गुज़िश्ता 70 साल में मीडिया पे इतनी मुश्किल कभी नहीं आई। और ये मैं भी जब से, और आप, हम जब से इस जर्नलिज्म से वाबस्ता हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये आज का जो दौर है ये इतना, इससे निमटने के लिए मैं समझता हूँ कि अब तो इनकलाबी इक़दाम जो हैं वो होने चाहिए। सपोज़ के जिस तरह एक बात करूँगा, शकील करार साहब ये कह रहे थे कि वो हमें बताएं कि आपका क्या काम है। आज आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि इनका तमाम का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और वो मैं आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ। मैं अदालत में जाऊँगा, तमाम मालकान जितने भी हैं, इनका जब फोरेंसिक ऑडिट होगा तो उसका जवाब शकील करार साहब का ये है कि वो कि हमें बताएं कि आप क्या खर्चे हैं। नहीं, इनका जब फोरेंसिक ऑडिट होगा, अदालत बिल्कुल ऑर्डर करे, तब हमें पता लगेगा कि इनके खर्चात कितनी है, आमदन कितनी है, ये कर क्या रहे हैं, आपने किस तरह हमारी कट टू साइज कर रहे हैं, छांटियाँ क्यों कर रहे हैं, बरतरफियाँ क्यों कर रहे हैं, तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे। आप समझते हैं मसनूई बहरान हो सकता है? ये मसनूई बहरान है। देखिए इसमें हम ये कहें सेठ भी साथ रला हुआ है और हुकूमत ज़्यादा है। देखिए मेरा मौक़िफ़ ये है कि सेठ भी है। 70 साल में मुझे ये बताएं 5 माह में क्या हो गया कि इतना, 6 माह में इतना वावेला हुआ कि अब तक मेरा ख्याल है कि 20-22% जो है वो तो कटौतियाँ तो तमाम ने कर दी हैं। इसका मकसद है जो एक सब एडिटर, जो एक कॉपी एडिटर 40,000 तनख्वाह ले रहा है, वो तो बेचारा हेल्पर बन गया, नायब कासद बन गया, 18 पे आ गया। लेकिन अर्शन शारी साहब, इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक इदारे जो पिछले 30-40 साल से काम कर रहे हैं, एक इदारे जो नए इदारे बने, नए इदारे तो अभी तक प्रॉफिट में भी नहीं आए होंगे, तो उन्होंने कमाया कहाँ से होगा जो ऊपर लगा देते। वो इदारे जिन्होंने माजी में कमाया हुआ, जिनके पास चले कम से कम कुछ सेविंग होगी, उनको तो लगाना चाहिए था। दुरुस्त बात है आपके मलिक साहब। जो नए इदारे आए हैं, कम अज़ कम उनको तो अपना ब्रेक इवन करना बहुत मुश्किल है। जो लोग आए हैं उनको 2, 4, 5, 7 साल हुए हैं, जो लोग क़याम पाकिस्तान के बाद से इदारे कायम हैं, उनसे तो पूछ लें, 3-4 बड़े इदारे हैं, वो कैसे कट टू साइज कर रहे हैं, उनके मामला क्या है। मैं समझता हूँ कि आज जिस बहरानी कैफियत में हम आ गए हैं, हम इसको भी बेल आउट नहीं कर सकते मलिक साहब कि अगर उन्होंने इदारे नए बनाए हैं तो फिर उन्होंने उस वक्त अपना ये साइज़ रखना था कि उस वक्त ये साइज़ हो कि ये हमें कि कोई मुश्किलात ना पैदा हों। आज जो मुश्किलात हैं, हम इसको उनको कैसे रूल आउट कर दें, उन इदारों को जो नए बने, हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि वो उस वक्त अपनी देख लें, मुझे चाहिए 100 लोग तो वो 100 अफराद रखें ना, वो 500 का काफिला क्यों रख रहे हैं, उन्हें चाहिए 50 लोग तो 50 रखें। असल में मसला ये है कि ये मामला इतना ऊपर नीचे है, इसमें इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद शफल हुआ है कि मेरी तो तनख्वाह है 50,000, एक एंकर जो अभी वो हमारे सामने अभी बड़ा हुआ पड़ा तो उसकी तनख्वाह है 20 लाख। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन आई। दलील ये दी जाती है कि उसके टॉक शो में एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए उसको रिटेन करने के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। मलिक साहब ये तो दलील है ना इनकी कि ये वो एक बड़ा एंकर है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कि वो एक बड़ा एंकर है, वो 20 लाख ला रहा है, 25 लाख ला रहा है, उसके प्रोग्राम में 1 करोड़ आ गया बड़े एंकर के। मैं ये कोई दलील नहीं है। आप दलील से बात करें, आप ले क्या रहे हैं, कमा क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं। ये कैफियत जो आज है मलिक साहब, ये पहले कभी कैफियत नहीं थी। हमें सबको इकट्ठा होकर इस पर सोचना पड़ेगा कि हमने इस बहरान से कैसे निकलना है। साफ्ती तंजीम में इतनी तकसीम है, इकट्ठे कैसे होंगे, इसमें बात करते हैं। लेकिन फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। फ़हीम सिद्दीकी साहब, जब ये कहा जाता है कि हुकूमत मदद करे, तो हुकूमत ये कहती है कि हमारा काम तो नहीं है, मीडिया इंडिपेंडेंट है, अगर मीडिया हमारे तरफ देखेगा, हम उनकी मदद करेंगे तो मीडिया की आज़ादी फिर कहाँ रह जाएगी। ये बार बार फवाद चौधरी सब कह चुके हैं। लेकिन जब मुल्क के अंदर दीगर अदारे होते हैं, क्राइसिस में आते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, हुकूमत सरकारी वसाइल से मुफ्त प्लाट भी देती है, मुफ्त इंडस्ट्रियल स्टेट भी कायम करती है,
अगर आज मीडिया क्राइसिस का शिकार है तो क्या हुकूमत को इस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए? देखिए, लाजमी देनी चाहिए। देखिए, मसला सिंपल ये नहीं है जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने इसे बयान कर दिया और उससे जो है पहलू तय कर ली, ये नहीं है मामला। जो ये सारी सूरत हाल है वो उसके पीछे मुकम्मल तौर पर ये हमारी गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है। देखिए, कंट्रोल मीडिया चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट को, और कंट्रोल मीडिया उसी सूरत में मुमकिन है जब आप मीडिया इंडस्ट्री को श्रिंक करेंगे, जब आप इसको श्रिंक करके इस नहज पे ले आएंगे कि आज अगर 70 चैनल्स हैं और वो 15-20 के ऊपर आ जाएंगे तो आपके लिए कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और ये है बेसिकली वो पॉलिसी जिसके ऊपर जो है इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट काम कर रही है, और मीडिया मालिकान को ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। अगर आज हमने अपने हिसाब से इक़दाम नहीं किए तो कल हमें जो है ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये जो मीडिया मालिकान है ये उस पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे हैं, अपने आप को मुस्तकबिल के नुकसान से बचाने के लिए वो आज ये सारे इक़दाम कर रहे हैं कि वो तनख्वाहें भी कम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं तनख्वाहें अदा भी नहीं कर रहे हैं, वो जो है मुलाजमीन को भी जबरी तौर पर बरतरफ कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर बरतरफ कर रहे हैं। एक होती है जबरी बरतरफी, एक होती है गैर कानूनी जबरी बरतरफी। गैर कानूनी जबरी बरतरफ कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सिचुएशन है, अगर मालिकान जो है अपने आप को जिस तरह से दोस्तों ने बात भी की कि कहते हैं कि जनाब वो बहरानी कैफियत का शिकार हैं, माली मसाइल का शिकार हैं। मलिक साहब, आप कोई कारोबार शुरू करेंगे तो पहले उसकी एक फिजिबिलिटी बनाएंगे। आप ये देखेंगे कि जनाब मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मुझे खर्च करना है। ये किस इदारे के किस कानून में लिखा है कि अगर आप लाइसेंस लेने जाएँ किसी चैनल का या अखबार का डिक्लेरेशन लेने जाएँ तो हुकूमत पाबंद हो जाएगी कि आपको सरकारी इश्तिहार दे? कहीं नहीं लिखा हुआ ये। फिर आप किस बात पर सरकारी इश्तिहार के ऊपर अपनी फिजिबिलिटी बना के बैठे हुए थे जो आज आप कहते हैं कि आपको सरकारी इश्तिहार नहीं मिल रहा तो आप नुकसान में। अरे भाई, आपने जो कमाया है पहले उसका हिसाब दें। इसीलिए जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी जो कराची में तमाम सहाफ़ी और अखबारी कारकुनों और मजदूर तंजीमों की मुश्तरका कमेटी है, वो ये मुतालबा करती है। दोस्तों ने 2 मुतालबे किए, मेरा मुतालबा इससे थोड़ा सा आगे का है। मैं ये कहता हूँ जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी ये कहती है कि जनाब एक GIT बनाई जाए जो इस बात का जायजा ले कि आपके असासे कितने हैं। सिद्दीकी साहब, 1 मिनट यहाँ रुकिएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जान लूँ। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि जब बात की जाती है कि मीडिया क्राइसिस का शिकार है, बहरान का शिकार है, तो क्या हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं होती कि जहां दीगर इदारों को सपोर्ट हुकूमत करती है उस क्राइसिस से निकालने के लिए, मीडिया को भी क्राइसिस से निकालने के लिए हुकूमत अपना कोई किरदार अदा करे? जी बिल्कुल, किरदार अदा करना चाहिए, किरदार अदा कर रहे हैं। हमने अब तक तकरीबन 40 करोड़ रुपया रिलीज किया है फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसी मकसद के लिए कि जो शॉर्ट टर्म में जो मीडिया का क्राइसिस है उसको कुछ हम सहारा दे सकें। लेकिन जाहिर है कि हमारी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के अंदर जो जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम पूरा सपोर्ट जो है वो भी करेंगे। फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां यकीनी बात है कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स के चैनल्स प्रॉफिटेबल चैनल्स नहीं होते, ऐसे ममालिक में क्या होना नहीं चाहिए कि हुकूमत की तरफ से बिजली में, यूटिलिटी बिल्स में, दीगर चीज़ों के हवाले से कुछ सब्सिडी मिले चैनल्स को ताकि वो सर्वाइव कर सकें? बड़ा मुश्किल है प्राइवेट बिजनेसेस को। मिसाल के तौर के ऊपर लोग जिनके सुपर स्टोर बैठ जाते हैं या दुकान बैठ जाएगी तो उनको क्यों सपोर्ट ना किया जाए? प्राइवेट बिजनेसेस तो तमाम ही बिजनेसेस इंपॉर्टेंट हैं। आप किस बिजनेस को छोड़ेंगे और किसको सपोर्ट करेंगे, ये तो एक पूरी आप जो इकोनॉमी की जो एक बुनियाद है आप उसकी ही जो है वो उसके ही आप सादम बात कर रहे हैं। प्राइवेट बिजनेसेस हैं, उनकी फिजिबिलिटीज हैं, उन्होंने उनके मुताबिक चलना है। जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद पैटर्न्स को अपनाना होगा। हुकूमत के ऊपर रिलाई नहीं करके कोई भी बिजनेस चलता और मीडिया का बिजनेस भी हुकूमत के ऊपर रिलाई करके नहीं चलेगा। फवाद साहब, जमहूरी माशरे में जमहूरियत के लिए जो मीडिया का किरदार होता है, यकीनी बात आपने कहा कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को हुकूमत सपोर्ट करती है, हुकूमत एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, सब्सिडी देती है, ट्यूबवेल पे सब्सिडी देती है, इंडस्ट्री स्टेट कायम करती है, सरकार की ज़मीन देती है। जब दीगर शोबों को सपोर्ट किया जा सकता है तो क्या एक जमहूरी माशरे में मीडिया की अहमियत को महसूस नहीं किया जा सकता? नहीं, मीडिया को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन मीडिया का फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो सपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। आपके हमारे मीडिया के अपने अंदर जो आप समझिए कि जो की एक जो मामला है कि चंद लोगों की तनख्वाहें पूरी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा है। इसी तरीके से जो मॉडर्न आप समझिए कि मीडिया स्ट्रक्चर्स हैं वो मीडिया नहीं अपना रहा, और मीडिया के अंदर जो एक कल्चर है, एक सेफ कल्चर है जो ज़्यादातर मीडिया में चल रहा है। जब तक हमारे मीडिया अपनी मॉडर्न स्ट्रक्चर को नहीं लाएगा,
और फिर आईबॉल्स जो ड्रॉप हो रहे हैं उनको देखना होगा कि सोशल जो नई हमारी एक डिजिटल मीडिया ने किस तरीके से टेक ओवर किया है, वो भी फिर मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, उनको देखना होगा। मॉडर्न ट्रेंड्स को, नए पैटर्न्स को और अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को पहले ठीक करेंगे, उसके बाद ही जाहिर है फिर मीडिया। फवाद साहब, आखिरी सवाल बड़ा मुख्तसर साहब से, क्या आप जबरी बरतरफी और मुश्किलात के हवाले से मीडिया मालकान के साथ आपकी वजारत बैठ के कोई लायामल तय कर सकती है, बातचीत कर सकती है? ये हमने किया है, मैंने जिस तरह किया कि पहले भी हम अभी तक तकरीबन 40 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज कर चुके हैं, बाकी पैसे भी जो है वो और जो है वो रिलीज करेंगे। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जो मीडिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें अपने आप को, मीडिया को खुद ही अपने स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नया पैटर्न जो है वो बनाने पड़ेंगे। हुकूमत को जहाँ पर पहले ही खजाने में कुछ नहीं है, ये कहना कि हम गरीबों की जेब, हम हज के लिए सब्सिडी नहीं दे पा रहे तो हम ज़ाहिर है मीडिया को सब्सिडी कहाँ से देंगे? ज़ाहिर है हमारे मुआशी हालात ऐसे नहीं है कि हम इस वक्त इस तरह प्राइवेट बिजनेस को सहारा दें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात हमारे साथ मौजूद थे। एक मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, सहाफ़ती नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि मीडिया के इस क्राइसिस से निकला जाए तो कैसे निकला जाए। इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराना में एक बार फिर खुश आमदेद। शकील करार साहब जब भी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे कि कुछ जो पेंडिंग बिल्स हैं वो रिलीज़ किए हैं, लेकिन मीडिया अपना आज खुद जायज़ा ले और अपने जो उनकी अपनी फिजिबिलिटी है उसको रीस्ट्रक्चर करे। हुकूमत कोई इस हवाले से कोई सपोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। क्या आप समझते हैं हुकूमत का यही मौक़िफ़ होना चाहिए? देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि वो शुरू में भी कर दिया था उन्होंने कि जो सियासी इश्तिहारबाजी थी वो बंद हो चुकी थी और मालिकान को आदत पड़ चुकी है उन सियासी इश्तिहारात की जिनकी जो मालियत है वो अरबों रुपए तक पहुंच चुकी थी। लेकिन शकील करार साहब अगर डिवाइड किया जाए, सॉरी मैं आपको कट कर डिवाइड किया जाए तमाम मीडिया हाउसेस में, तो ये इतने पैसे तो नहीं बनते जितने हुकूमत क्लेम करती रही है। जो चीज़ें होती रही है माजी में होती रहे, तो यकीनन ये बात है, हम भी ये कहते हैं कि मालिकान अभी भी हमारे साथ बैठें, प्रेस क्लबों के साथ बैठें, हम उनको बताते हैं कि किस तरह अदारे चलते हैं, हमें बताया जाए कि वो वाकई ही अगर किसी माली बुरहान का शिकार है तो हम उनको हाल बताते हैं। देखिए, इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका 70% करंट अफेयर पर लगता है, 30% न्यूज़ पर लगता है। ये जो मालका मौक़िफ़ पेश करते हैं ना कि 25 लाख 30 लाख रुपए को एंकर को दे रहे हैं या उसकी टीम को दे रहे हैं, तो वो लाखों रुपये कमा कर देता है। तो वो एंकर प्रोग्राम करता किस पर है? रिपोर्टर की खबर पर। अगर रिपोर्टर की खबर या कैमरामैन की फुटेज ना हो तो एंकर किस पे प्रोग्राम करेगा? कहाँ से लाएगा डॉक्यूमेंट्स, कहाँ से लाएगा फुटेज, वो किस चीज़ पे करेगा प्रोग्राम? हम तो ये कह रहे हैं। देखिए, ठीक है, टीम वर्क होता है, लेकिन एक तरफ आपका जो फाइनेंशियल जो आपके एक्सपेंडिचर है एक तरफ 70% हो और जो सारा दिन सड़कों पे मार खाता है, धूप गर्मी में काम करता है रिपोर्टर, कैमरामैन, फोटोग्राफर, उसको आप क्या दे रहे हैं? मैक्सिमम पाकिस्तान में सेल्स क्या है एक रिपोर्टर का, कैमरामैन का, फोटोग्राफर का। और उसी तरफ आप देख लें कि एंकर जो है वो उनकी सैलरी शुरू होती ही 2-3 लाख रुपए से है, कहाँ तक जाती है ये आपको भी पता है। हम तो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बैलेंस करें चीज़ों को, फिक्स कर दें, अपने अखराजात जो बड़ों के लिए आपने रखे हुए हैं वो कम करें। एक $25,000 $50,000 या 1 लाख का जो रिपोर्टर है उसकी सैलरी खत्म करके, कम करके, निकाल के कितनी बचत कर लेंगे आप? उससे डबल बचत आपके चंद छोटे छोटे इकदाम से मुमकिन है, वो कर सकते हैं आप अगर ऐसे कोई बुरान है। हम तो पहली बात तो इस बात मानने को मानने तैयार नहीं है कि ऐसा कोई माली बुरहान है, नहीं है। ये खुद इन्होंने पैदा किया है। ये चाह रहे हैं मालिकान कि जिस तरह माजी में इनको अरबों रुपए के हिसाब मिलते रहे हैं, चीज़ें मिलती रही हैं, वो उस तरह ही कंटिन्यू रहे। लेकिन हुकूमत कहती है हम नहीं देंगे, तो फिर ये हमारे पे क्यों डाल रहे हैं? सारा हमारा माशी कदर क्यों कर रहे हैं? अब तक 1000 से ज़ायद कारकुन निकल जा चुके हैं। हमने अब ये किया इस्लामाबाद में जो तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, अखबार ने इस्लामाबाद ने अपना दफ्तर बंद किया, अपने लोगों को निकाला, तो अब उसका अखबारों के डमी हमने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को मैंने खुद दरख्वास्त दी, उस पर अब उनको नोटिस कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी अदालत में तलब कर लिया है कि आए जवाब दे कि आपने दफ्तर बंद कर दिया है।
मुलाजिम को निकाल दिया है, तो अब अखबार जो है वो डमी हो चुका है। तो डमी अखबार की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, अखबार बंद होना चाहिए, क्योंकि अब ये गेम करना जा रहे हैं कि अपने दफातर बंद करेंगे, सेंट्रलाइज कर रहे हैं अखबारात को, और हर शहर से अलग अलग इश्तेहार जो है वो शाया करेंगे, उसको बिल सबमिट करेंगे, मतलब दफ्तर भी नहीं होगा और इश्तेहार के पैसे भी मिलते रहेंगे। ठीक हो गया फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत सी ड्रामाबाजी शुरू की हुई है मालिकान। ठीक हो गया फ़हीम सिद्दीकी साहब, नाम इसको चलने देंगे। फ़हीम सिद्दीकी साहब, वो कारकुन जो काम नहीं करते, जिनकी कारकर्दगी बड़ी मुतासर है, उस चैनल अफोर्ड भी नहीं करते ऐसे आदमी को या अखबार, उसको निकालना नौकरी से, या जो वायलेशन करता है क़वायद ज़वाबित की, या जो जबरी बरतरफी करना किसी क्राइसिस की शक्ल में, इन दोनों को मिक्स किया जा सकता है? कैसे कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि आप, एक कानून है ना मुल्क में, उस कानून के मुताबिक ही चलेंगे ना। अगर आप किसी को भी, मैं अगर काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये कह के निकाल दिया जाए कि जनाब आप जो है, मैं अगर काम कर रहा हूँ, मुझे ये कह के निकाल दिया जाए कि आप काम नहीं कर रहे, तो मेरे साथ ज्यादती है। अब मैं सिर्फ उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, इन मालिकान से, कि आपने माजी में जो इकदाम किए, जो आपने वेज अवार्ड के अरसा दराज तक पैसे नहीं दिए, वो पैसे आपके पास मुलाजमीन के ही पड़े हुए थे ना। आपने जो असासे बनाए, वो असासे जो मुल्क में बनाए, मुल्क से बाहर बनाए, कहीं उनका रिकॉर्ड तो सामने लाने दीजिए। आपसे ये सवाल सिर्फ इसलिए किया जाता है, ये सवाल कि भाई आपके असासे जो पुराने थे वो सामने आने चाहिए, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आज आप माली बुरहान में, तो भाई कल तो नहीं थे ना। कल आपने जो एम्पायर्स खड़ी की हैं, वो एम्पायर्स खड़ी करके जो वैम्पायर बन गए, इसका तो हिसाब दे दीजिए। ठीक हो गया। अर्शद अंसारी साहब, फवाद जोसेफ से जो बात हुई कि सब्सिडी दी जाए, न्यूज़ प्रिंट के कोटे में भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है कि उनका टैक्सेस ख़त्म किए हैं। न्यूज़ प्रिंट के लिए अगर टैक्सेस ख़त्म किए जा सकते हैं, तो वो कहते थे कि टीवी चैनल्स की बिजली की या यूटिलिटी बिल्स की सब्सिडी नहीं दी जा सकती, फिर सारे शोबे मांगेंगे। हुकूमत देती तो है ना सब्सिडी? बिल्कुल देती है मलिक साहब। हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात बड़े मासूम हैं, और बिल्कुल दी जाती है। मुझे ये बताएं कि इसी गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनकी सब्सिडी दी है, उनकी बिजली और गैस के बिलों में कमी करती है। इतनी कमी की है कि मैं ये समझता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री चली। और भाई ये साफ़ी, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, साफ़ी कोई छोटी इंडस्ट्री है, जर्नलिज्म कोई छोटी इंडस्ट्री है। अगर हुकूमत, वो कहते हैं हाँ हमें करना चाहिए, तो वो 40 करोड़ की बात करते हैं। 11 अरब रुपया गवर्नमेंट ने देना है मीडिया मालकान का, इसमें से 4 अरब रुपया जो है ये मान गए कि हमने आपको देना है। ये बात करते हैं कि 43 करोड़ की 4 अरब रुपया ये मान गए हैं। सबसे बड़ा चंक जो है वो 2 अरब रुपया है, वो सिंध गवर्नमेंट ने देना है। बाकी 2 अरब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, पंजाब का है। 4 पे तो ये मान गए हैं। मैं ही समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन वो बड़े सादगी से निकल गए हैं। उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि ये मुझे 1 महीने पहले एक तकरीब में उन्होंने ये कहा कि हम जो है 1 हफ्ते के अंदर वेज बोर्ड का इजलास बुला रहे हैं, हम जो हैं उसके जो है वो मशरूत कर देंगे इश्तहारात को इनके तनख्वाहों के साथ। तो मुझे ये बताएं, तो वो एक झूठ वो भी बोल गए। अब चौथे सतून को मलिक साहब वेंटिलेटर पे लगा दिया। ये अल्लाह माफ़ कर दे, ये सहाफ़त जो है इस हुकूमत ने वेंटिलेटर पे लगा दी है, और इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े आमिर आए और चले गए, ये वेंटिलेटर पे नहीं लगेगी। अगर इस हुकूमत, बिल्कुल फ़हीम सिद्दीकी और ठीक कह रहे हैं शकील करार, कि ये हुकूमत का एजेंडा ये है कि इसको कंट्रोल मीडिया का गला दबा दिया जाए। लेकिन बड़े ज़ियाउल हक भी चला गया, परवेज़ मुशर्रफ भी चला गया। इंशाअल्लाह ताला अगर ये देखें, मैं अब एक बात ज़रूर करूँगा। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने मीडिया की बात की है कि ये हुकूमत जो है ये मीडिया को गिराने की साजिश कर रही है। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि अपने वालिद मोहतरम से भी कहें और सीएम सिंध से कहें कि वो 2 अरब मुझे एक और ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस हल की तरफ जाएंगे अपने इख्तामी सेगमेंट में कि आखिर इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता हो क्या सकता है। इस पर लेंगे अपने माहिरीन की राय। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शकील करार साहब, ये बताइएगा, प्रोग्राम बिल्कुल बड़ा वक्त कम रह गया है कि अब हल क्या है इसका? ये एहतजाज होता रहेगा, माइक उठाए जाते रहेंगे, रास्ता कैसे निकलेगा ताकि ये सूरत हाल जो है ये ख़त्म हो? देखिए, रास्ता निकालने के लिए मालकान को हमसे बात करनी पड़ेगी, कारकुन से बात करनी पड़ेगी। इस तरह इसका हल नहीं निकलेगा। मालिक ये समझ रहा है कि कारकुनों को निकाल कर वो अपना माली बोझ कम करने का जो ड्रामा कर रहा है वो कामयाब होगा, कामयाब नहीं होगा। एक बात मालिक जान ले कि वो समझ रहा है कि चंद अपने लोगों के साथ वो इस सिस्टम को चला लेगा,
तो ये उसकी भूल है। अदारे कभी भी कारकुन के बगैर नहीं चलते हैं, चाहे जितने मर्जी टेक्नोलॉजी से आप काम लें, और ये इंसानों के बगैर चल नहीं सकता, और इंसान इन्हें रखने ही पड़ेंगे, चाहे वो किस तरह भी उसका करें। तो इसलिए इसका हल सिर्फ एक ही है कि मालकान को और कारकुन को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, चाहे तो हुकूमत के साथ बैठ जाए, बैठ के इसका जो है वो जब तक असल सूरत हमें ये बताएंगे नहीं, इस मसले का हल नहीं निकलेगा। अगर इन्वेस्टर ये समझते हैं कि 1000 कारकुनों को निकाल के या 2000 कारकुनों को निकाल के वो अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, तो वो किसी भूल में रह रहे हैं, क्योंकि जो लोग अब अदारों में रह जाएंगे वो ये जान चुके हैं कि मालकान किसी के नहीं है, वो सिर्फ अपना पेट भर रहा है, हमारा माशी कत्ल कर रहा है, तो वो इस अदारे के साथ मुखलिस नहीं रहेगा। जिन्होंने देखे पूरी उम्र अदारों को दी है, उनको निकाल दिया गया है, तो उसका असर बाकी लोगों पर पड़ चुका है, वो जान चुके हैं कि मालिक किसी का नहीं है, सिर्फ पैसे का है। ठीक हो गया। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जॉइंट एक्शन कमेटी का आइंदा का लाएअमल होगा क्या? देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी का लाएअमल तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपका जो सवाल था कि हल क्या है, तो बहुत सादा सा हल मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जो नाक बन के बैठी हुई है सरकारी इश्तिहारात के वाजिबात की अदायगी के मामले पे, वो रुकूम रिलीज़ कर दे और उसको मशरूत कर दे कि आप ये रुकूम लेने के बाद जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो अदा करेंगे, और जो अपना स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक जो है जबरी बरतरफियाँ रोकेंगे। बहुत आसानी से ये मसला फ़िलहाल तो हल हो जाएगा। आगे जाके अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग करानी ही है मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और मीडिया की, तो उसके लिए आप खुदा के लिए उनको ये भी पाबंद करें कि मुलाजमीन को निकाले नहीं। दुनिया भर में ये चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, तनख्वाहें कम कर रहे हैं। ये तो ये मामला हो गया। दूसरा आपने पूछा, जी फ़हीम भाई, ये तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अंडरटेकिंग दे आए थे कि हम किसी को नहीं निकालेंगे। जी एकदम, सिर्फ यही नहीं, वो तो तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से भी मुतादिद मरतबा एफिडेविट जमा करा कर आए थे, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें कोई खौफ नहीं है। उन्हें ये पता है कि गवर्नमेंट उनके पीछे इस हवाले से तो खड़ी हुई है कि जनाब हम ये चाहते हैं कि आप इसको कर्टेल करें, इसे कट्टू साइज करें, तो जब हम ये करेंगे तो यकीनन शोर मचेगा, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ नहीं आएगी, इसकी तरफ नहीं देखेगी। उन्हें ये तो यकीनदानी चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम शोर मचाएंगे। और ये एहतियात सिर्फ इस हद तक नहीं कि हम सिर्फ इसमें अखबारी कारकुन या सहाफ़ी शामिल हैं, हम सिविल सोसाइटी को इसमें मदऊ करते हैं, हम सियासी जमातों को इसमें मदऊ करते हैं, और ये लोग आ रहे हैं हमारे साथ। जब इस तरह की मूवमेंट बन जाएगी तो गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं रहेगा कि वो अपनी जो ये पॉलिसी है कंट्रोल मीडिया की, इसको लेके आगे चल सके। ठीक हो गया। अरशद अंसारी साहब, रास्ता कैसे निकलेगा? बरतरफियाँ तो हो रही हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, हुकूमत के ऊपर डालते रहेंगे मालकान, हुकूमत जो है वो मालकान के ऊपर डालती रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शकील करार साहब ने और फ़हीम सिद्दीकी साहब ने ठीक अपनी तरफ से उन्होंने बात की, हल तो ऐसे ही निकल सकता है बैठ के, लेकिन एक दूसरे पे ये डाल रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही जिम्मेदार है मेरे ख्याल से, दोनों, हुकूमत भी जिम्मेदार है, मेरे ख्याल ज़्यादा हुकूमत जिम्मेदार है, और मालकान और हुकूमत का गठजोड़ भी है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को 2-3 दिन पहले फिर मिले हैं। चूँकि मुझे लग ये रहा है कि मैं तो ये नहीं कह सकता कि एक जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ दोनों जिम्मेदार हैं। हाल इस कैसे निकलेगा कि बिल्कुल हमारे साथ उनको बैठ के बात करनी होगी। हमने कल हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास हो गया है, हमने बड़ी सख्त अभी प्रेस रिलीज जारी की है। हम अभी काले झंडे उससे आप पट्टियाँ भी लहराएंगे, माइक भी उठाएंगे, हम इसको एक मुकम्मल तौर पे तहरीक का आगाज़ करेंगे, और ये तहरीक जो है इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, तमाम लाहौर, तमाम पूरे मुल्क में तहरीक का आगाज़ करेंगे। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब कि APNS को और PBA को, प्रेस क्लब्स, कारकुनों, इनके साथ बैठ के इसका हल निकलेगा, ऐसे हल नहीं निकलेगा। साहब, काम ना करने वाले को इस अम्ब्रेला के नीचे तो नहीं छुपना चाहिए ना। देखिए, न्यूज़ की पॉलिसी रही, हमें मैनेजमेंट ने फैसला किया कि ऐसे बंदे को नहीं निकाला जाएगा जो काम करता है। अच्छा, कोई काम ना करना चाहे, जिसको मौका बार बार दिया जाए, वो फिर भी ऑफिस के लिए काम ना करे, उसके लिए आप क्या फैसला करें? दुरुस्त बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है ना, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, ये कोई कलेक्टिव मामला नहीं है। देखे, एक तो है कि आपने साइज कट टू साइज कर दिया, आपने उसकी कटौती कर ली तनख्वाह की, आपने उसको निकाल दिया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। ये तो इदारे चलाते हैं, जो काम नहीं करता मेरा नहीं ख्याल कि उसको रिटेन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरशद अंसारी साहब, शकील करार साहब आपका बहुत शुक्रिया, फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। मीडिया मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे कि अरशद अंसारी साहब ने कहा, बहुत से आमर भी आए, बहुत से डिक्टेटर ये सोचते रहे कि मीडिया कट टू साइज रहे, आवाज़ दब जाए, लेकिन ये आवाज़ दब नहीं सकी। जब आमरों के दौर में नहीं दब सकी, तो एक ऐसे जमहूरी दौर में कि जो खुद आमर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये आवाज़ कैसे दब सकेगी? अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।